चलिए शुरू करते हैं। लाइव हो जाए तो बता। लाइव है? हाँ लाइव करो। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। साथियों, समय हो चुका है 11:03 और मित्रों ये समय है आपका पायलट बैच जो कि चलता है रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन की भर्ती के लिए। और ये क्लास है आपके लिए केमिस्ट्री की क्लास, जिसमें मेरे दोस्त आज हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल। क्या पढ़ेंगे? आवर्त सारिणी यानी पीरियोडिक टेबल। सभी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात कुमार जी जुड़ चुके हैं, आनंद जुड़ चुके हैं, अंकुर कुमार जुड़ चुके हैं, सूरज सिंह, रुपेंद्र कुमार, संदीप कुमार और हिमांशु चौहान, अंकित मौर्य, मनीषा कश्यप, सभी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से सभी मित्र जुड़ चुके हैं, है ना भैया? माखन पाल जुड़ चुके हैं, धर्मेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं, ठीक है मेरे भाई। कोमल कुमार जुड़ चुकी हैं और आनंद जी जुड़ चुके हैं, है ना भैया? भरत जी भी जुड़ चुके हैं, ममता वर्मा जुड़ चुकी हैं। मेरे मित्र ध्यान से क्लास को समझना, क्योंकि आज जो क्लास है पीरियोडिक टेबल की यानी कि आवर्त सारिणी की, तो इसमें क्या है इसमें पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारिणी में हम पढ़ेंगे कि कहाँ पर रिएक्टिविटी घटती है, एटॉमिक साइज का क्या प्रभाव होता है, क्या होता है पीरियोडिक टेबल आवर्त सारिणी, इसकी खोज पहले किसने की थी, वर्तमान में जो पीरियोडिक टेबल चल रही है ये किसने खोजा है, ठीक है मेरे भाई। और जैसा कि आप लोगों ने कल प्रैक्टिस सेट में ज़रूर हिस्सा लिया होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे भाई, 6:30 बजे शाम को, कितने बजे? 6:30 बजे शाम को आपके डेली रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन के प्रैक्टिस सेट चलते हैं। और इन प्रैक्टिस सेट में सेम वही क्वेश्चन होते हैं जो आपसे रेलवे में पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है मेरे भाई? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई समस्या? तो आप लोग शाम को 6:30 बजे PYQ करने जरूर आया करो, प्रैक्टिस सेट में जरूर शामिल हुआ करो, क्योंकि वहाँ से आपको एक आइडिया लगेगा कि आपने जो थ्योरी, जो कंटेंट आपने पढ़ा है उसमें से कितना सीखा है। और जो बच्चे कल की क्लास में आए होंगे YouTube पर PYQ में, उन्होंने एक अंदाज़ा प्राप्त किया होगा, क्योंकि मैंने कल जो क्वेश्चंस उठाए थे वो एक एक क्वेश्चन वही क्वेश्चन था जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ समझ लो कि एक बच्चा कह रहा था कि सर TCS वाले क्वेश्चन कराओ जो कि रेलवे में 2022 में पूछे गए थे। मेरे भाई एक चीज़ समझ लो कि जैसे TCS वाले क्वेश्चन आप कह रहे हो, तो TCS वाले क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड होते हैं, हालांकि मैंने उनको इंक्लूड किया है, लेकिन TCS वाले क्वेश्चन जैसा कि कंप्यूटर पे आए थे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, तो उनका हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं रहता है कि ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है या नहीं आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई? हम उन्हीं क्वेश्चंस को लेके आते हैं जो सॉलिड प्रूफ होता है कि ये रेलवे में इस एग्जाम में इस शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है मेरे भाई? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो डेली आप उस क्लास में ज़रूर जुड़ा करिए। वहाँ पर हम 4 एग्जाम्स को टारगेट करते हैं, एक तो NTPC का, एक असिस्टेंट लोको पायलट का, टेक्नीशियन का और RRB ग्रुप D और JE का। इतने एग्जाम्स को हम शानदार तरीके से शामिल करते हैं। तो 6:30 बजे टाइम रहता है उस क्लास का। किस चैनल पर? रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर, ठीक है भैया? इधर से तो आप थ्योरी कॉन्सेप्ट सीख ही रहे हैं एप्लीकेशन से, इसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए आप सीधा PYQ की क्लास में आइए, ठीक है मेरे भाई? चलिए, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलिए शुरुआत करते हैं मेरे भाई। पीरियोडिक टेबल, है ना? जिसका कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे जरूर मैसेज छोड़िएगा, बिल्कुल आपको रिप्लाई मिलेगा। बेहतरीन तरीके से एकदम पढ़ेंगे, एकदम शानदार तरीके से, ठीक है मेरे भाई? हाँ, किसी को कोई डाउट? क्लास की शुरुआत की जाए, ठीक है भैया? क्लास की शुरुआत करें, चलिए।
YouTube पे PYQ वाली क्लास नहीं मिल रही है। देखो भैया, रोजगार विद अंकित YouTube चैनल पे जाओ और वहाँ पर आप देखोगे, सर्च करोगे तो आपको रेलवे NTPC ALP ग्रुप डी की साइंस की क्लास देखने को मिल जाएगी। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक है ना? यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, अच्छा, इलेक्ट्रिक सेल पढ़ना है मेरे भाई। किसी बच्चे को क्या करना है? इलेक्ट्रिक सेल पढ़ना है। देखो एक चीज़ समझ लो, जो जो टॉपिक हो चुके हैं और जिनमें आपका डाउट है, तो आप क्या करना, एक बार मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज छोड़ देना, तो हम क्या करेंगे, संडे को उनकी एक एक्स्ट्रा क्लास लगा के आपके सारे टॉपिक कवर कर देंगे। ठीक है भैया, संडे को एक क्लास लगा लेंगे एक्स्ट्रा, उसमें जो जो आपके डाउट हैं उनको एक क्लास में कवर कर देंगे। ऐसे क्या होगा, इससे क्लास भी डिस्टर्ब नहीं होगी, जो सिलेबस रूटीन से हमारा चल रहा है वो भी चलता रहेगा और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, है ना? अनिल कुमार जी, आप केवल वहां पर सर्च कर लीजिए रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल, है ना? रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो वहां पर आपको NTPC के प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी स्टार्ट हुए हैं। कल शाम को 6:30 बजे क्लास हुई है, एक बार आप देख लीजिएगा, मिल जाएंगे आपको। ठीक, चलिए मेरे मित्र, अगर हम बात करें तो पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारिणी, इसके बारे में समझने से पहले मेरे भाई एक चीज हम समझ लेते हैं कि वास्तविकता में पीरियोडिक टेबल है क्या। वास्तविकता में पीरियोडिक टेबल है क्या? देखो, पीरियोडिक टेबल बहुत ध्यान से सुनिएगा क्लास में। देखो, कल बच्चों ने जिन्होंने प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट किया था और जो डेली बेसिस पे क्लास लेते थे, उनके बहुत आसानी से क्वेश्चन बन रहे थे, बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन बन रहे थे। ठीक है भैया, रानी सिंह, इलेक्ट्रिक सेल आज टॉपिक था। आज का टॉपिक पीरियोडिक टेबल है। इलेक्ट्रिक सेल की बात रही तो इलेक्ट्रिक सेल को हम इसके बाद कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर इशू आ रहा है तो। ठीक, क्योंकि आज का टॉपिक पीरियोडिक टेबल था तो मैंने पीरियोडिक टेबल से शुरुआत की है। इलेक्ट्रिक सेल अभी नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है भैया, आज आप इसको पढ़ लो, पीरियोडिक टेबल को, है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट क्लास इलेक्ट्रिक सेल की कर देंगे पूरी एकदम डिटेल से। चलिए, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारिणी। देखो, जो बच्चे डेली बहुत अच्छे से क्लास देखते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, उनके कल बहुत बेहतरीन क्वेश्चन सही हो रहे थे, सारे लगभग सही आंसर जा रहे थे। तो आप लोग भी क्लास को बहुत ध्यान से सुना करो, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेंगे ना यहीं से बनेंगे, इससे बाहर कहीं से भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। कॉन्सेप्ट की क्लास है, कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन जनरेट होता है। ठीक है मेरे भाई, है ना? और प्रैक्टिस सेट में आप इस बात से निश्चिंत रहिए, वही क्वेश्चन होंगे जो रेलवे में आए हुए हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने कोई भी नहीं डाले कि कहीं से उठा के कोई भी क्वेश्चन प्लेस कर दिया। ठीक है मेरे भाई, तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आवर्त सारिणी क्या थी? आवर्त सारिणी एक ऐसी सारिणी है जिसमें क्या किया गया, जिसमें सभी तत्वों को उनके रासायनिक गुण के अनुसार रखा गया, उनके रासायनिक गुण के अनुसार रखा गया। ठीक है भैया, बहुत ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फिजिक्स केमिस्ट्री की जान है ये। ठीक है भैया, उनके रासायनिक गुणों के अनुसार रखा गया। ठीक है भैया, रखा गया, कोई समस्या नहीं यहाँ पर। अब जरा ध्यान से समझिए, अगर हम बात करें तो आवर्त सारिणी क्या है मेरे मित्र? आवर्त सारिणी अंग्रेजी वाले बच्चे थोड़ा सा समझ लेंगे। इट इज ए टेबल in which elements are placed according to their chemical properties। देखो मेरे भाई, क्या किया गया इसमें कि जो भी तत्व हैं, जैसे
धातुएं हैं तो धातुओं को एक साथ रखा गया, अधातुएं हैं अधातुओं को एक साथ रखा गया, जो सेमीकंडक्टर्स हैं यानी कि उपधातु हैं, धातु अधातु दोनों का कार्य करते हैं, उनको एक साथ रखा गया। यानी कि जिस भी तत्व के जो भी रासायनिक गुण हैं उनको ध्यान में रखते हुए आवर्त सारिणी में सबको एक साथ रखा गया। अब जरा देखो आवर्त सारिणी के मेरे मित्र अगर हम बात करें तो इसकी सबसे पहली शुरुआत किसने की थी? इसकी सबसे पहली शुरुआत की थी मेंडलीफ ने। किसने की थी? सबसे पहली आवर्त सारिणी किसने बनाई? सबसे पहली आवर्त सारिणी किसने बनाई मेरे भाई? बहुत ध्यान से सुनिएगा, आवर्त सारिणी बनाई किसने? मेंडलीफ ने बनाई। मेंडलीफ ने बनाई। मेंडलीफ कौन है? एक वैज्ञानिक है, मेंडलीफ ने बनाई। ठीक, ध्यान से सुनिएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो फर्स्ट पीरियोडिक टेबल कौन बनाता है? फर्स्ट पीरियोडिक टेबल किसने बनाई? मेंडलीफ ने बनाई। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अच्छा, मेंडलीफ ने जो ये पीरियोडिक टेबल बनाई तो इस पर मेंडलीफ ने क्या किया? मेंडलीफ ने काम किया कि जो सारे तत्व थे, जो सारे एलिमेंट थे, उनको क्या किया गया मेरे भाई? उनको एक साथ उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा गया। मेंडलीफ ने क्या किया? सारे तत्वों को एक साथ रखा। किसके आधार पर? उनकी द्रव्यमान संख्या के आधार पर। ठीक है मेरे भाई, मेंडलीफ ने क्या किया कि तत्वों को उनकी द्रव्यमान संख्या के आधार पर रखा। उनकी द्रव्यमान संख्या के आधार पर रखा। द्रव्यमान संख्या के आधार पर रखा। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है प्रश्न, आधार पर रखा। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। देखो, यानी कि उनको किस बेस पर रखा? उनको रखा मास नंबर के बेस पर। मास नंबर के बेस पर, यानी कि एलिमेंट्स प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू मास नंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक। अच्छा, इससे क्या हुआ कि जब मेंडलीफ ने सारे तत्वों को उनकी द्रव्यमान संख्या के आधार पर रखा, यानी कि जिसका वजन सबसे कम है उसको पहले, फिर दूसरे को, जिसका उससे ज़्यादा तीसरे पर, जिसका उससे भी ज़्यादा चौथे पर, तो यहाँ पर क्या सिस्टम हुआ? यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई कि कुछ ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुणधर्म पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग थे। ठीक है भैया, जब इनको रखा गया द्रव्यमान संख्या के आधार पर तो कुछ ऐसे तत्व जिनके रासायनिक गुणधर्म पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग थे वो भी एक ही समूह में आ गए। यानी कि इसके कारण क्या हुआ कि जिन तत्वों के रासायनिक गुणधर्म अलग थे, वो भी क्या हुए? वो भी एक ही सदस्य में, वो भी एक ही समूह में आ गए। ठीक, समूह में आ गए। यानी कि एलिमेंट्स with different chemical properties, comes in a single group, ठीक है भैया, कोई समस्या यहाँ तक? बोलो। यानी कि तत्वों के रासायनिक गुणधर्म जो अलग थे वो सभी किस में आ गए? वो सारे आ गए एक ही ग्रुप में, यानी कि एक ही समूह में आ गए। अच्छा, ये चिंता का विषय बना। अब जरा सोचो कि क्या कोई धातु और अधातु दोनों एक ही ग्रुप में रह सकते हैं? संभव ही नहीं है।
ठीक है भैया। जो धातु है, धातुओं का एक अलग ग्रुप होगा और अधातुओं का एक अलग ग्रुप होगा। ठीक, जैसे जो क्षारीय ऑक्साइड है यानी कि जो बेसिक ऑक्साइड है उनका एक अलग ग्रुप होगा और जो एसिडिक ऑक्साइड है उनका एक अलग ग्रुप होना चाहिए। लेकिन मेंडलीफ की आवर्त सारिणी में क्या हुआ कि रासायनिक गुणधर्म अलग अलग हैं, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, फिर भी वो सारे एक ही ग्रुप में आ रहे थे। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि इन्होंने सारा जो अरेंजमेंट किया वो मास नंबर के अकॉर्डिंग किया, ना कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। इसी कारण से इनकी जो ये आवर्त सारिणी थी ये फेल हुई। अच्छा, इसके साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ, इनकी आवर्त सारिणी जो थी, आवर्त सारिणी यानी कि पीरियोडिक टेबल जो थी ये क्या होती है, फेल होती है। कोई समस्या यहाँ तक? यानी कि इनकी जो पीरियोडिक टेबल है वो क्या होती है भैया, फेल होती है। पीरियोडिक टेबल क्या होती है, फेल होती है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? अच्छा, इसके साथ इन्होंने एक गलती और की कि इन्होंने ऑक्सीजन, इन्होंने हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया। इन्होंने क्या नहीं किया, हाइड्रोजन का भी स्थान निश्चित नहीं किया। हाइड्रोजन प्लेस वॉज नॉट फिक्स्ड, हाइड्रोजन प्लेस वॉज नॉट फिक्स्ड। ठीक है भैया, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब हम आगे बढ़े तो हमने क्या देखा मेरे दोस्त देखो, इसके बाद अगर हम देखें तो ये तो बात हो गई मेंडलीफ की, लेकिन अब इसमें करेक्शन किया गया। जब मेंडलीफ ने क्या किया, अच्छा मेंडलीफ ने टोटल कितने तत्व खोजे थे? मेंडलीफ ने टोटल 63 तत्व खोजे थे। कितने तत्व खोजे थे? 63 तत्व खोजे थे, अपने समय में खोजे थे। ठीक है भैया। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना, आज के आधुनिक समय में कितने तत्व खोजे जा चुके हैं? आज के समय में 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। आज के समय में 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। ठीक है, ठीक, कोई समस्या यहाँ तक? खोजे जा चुके हैं, यहाँ तक किसी को कोई समस्या? ठीक है, चलिए। अच्छा, अब यहाँ से जब कॉन्सेप्ट बना, वीडियो रुक रही है क्या, देखना। ठीक है भैया, अब यहाँ से जब कॉन्सेप्ट बना तो इनकी जो थ्योरी थी इसको मॉडिफाई किया गया और इसको मॉडिफाई करने के बाद मेरे भाई एक वैज्ञानिक थे हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले, ध्यान से सुनिएगा, हेनरी मोज़ले, यानी कि इनका अंग्रेजी में नाम अगर हम लिखें तो हेनरी और मोज़ले था, MOSLE। ठीक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 1913 में क्या किया, एक आधुनिक आवर्त सारिणी बनाई, एक आवर्त सारिणी बनाई, आवर्त सारिणी बनाई। ठीक, उस आवर्त सारिणी में क्या किया इन्होंने, उस आवर्त सारिणी में इन्होंने कि जो तत्व थे उनको उनके द्रव्यमान के अनुसार न रखकर उनके तत्वों के परमाणु क्रमांक के आधार पर स्थापित किया, तत्वों के परमाणु क्रमांक के आधार पर स्थापित किया। ठीक है मेरे भाई, परमाणु क्रमांक के आधार पर स्थापित किया, आधार पर स्थापित किया। ठीक है भैया, यानी कि इसमें क्या हुआ, एलिमेंट्स वर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू दियर एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स वर फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू दियर एटॉमिक नंबर। ठीक है भैया, कोई समस्या यहाँ तक? अच्छा, जब इन्होंने एटॉमिक नंबर, और कैसे एटॉमिक नंबर, ऐसा नहीं है कि कोई भी एटॉमिक नंबर रख दिया, एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। कैसे? आरोही क्रम में रखा। एटॉमिक नंबर को किस पोजीशन पे रखा मेरे भाई? इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है भैया, बढ़ते हुए क्रम में। कोई समस्या, कोई दिक्कत? तत्वों को किनके आधार पर रखा गया? एटॉमिक नंबर यानी कि बढ़ते हुए क्रम पर रखा गया।
कोई समस्या यहाँ तक, कोई दिक्कत? ठीक है कोई दिक्कत है? चलिए, अब क्या हुआ, जब तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में रखा गया तो जो तत्व थे जिनके रासायनिक गुणधर्म एक समान थे वो सारे एक ग्रुप में आ रहे थे, जिनके रासायनिक गुणधर्म अलग थे वो अलग ग्रुप में जा रहे थे। ठीक है भाई, और इसको जब मॉडिफाई किया गया, जब थोड़ा सा और इसमें सुधार किया गया तो हमारे पास आती है आधुनिक आवर्त सारिणी। आधुनिक आवर्त सारिणी, आधुनिक आवर्त सारिणी। ठीक है भैया, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है भैया, कोई समस्या? अच्छा, अब थोड़ा सा यहां पर फोकस करिएगा। अगर आपके पास पीरियोडिक टेबल है तो आप उसको ओपन कर लीजिए। अगर आपके पास आवर्त सारिणी है तो इस क्लास को आवर्त सारिणी ओपन करके देखिए, जिससे एक एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बहुत बेहतरीन तरीके से क्लियर होता रहे। ठीक है मेरे भाई, चलिए अगर हम देखें तो आवर्त सारिणी कैसी थी। आवर्त सारिणी को आपने कई बार देखा होगा मेरे मित्र। ये कुछ इस प्रकार की आवर्त सारिणी है, यानी कि पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स, जिसको आप क्या कहते हो, कहते हो। ठीक है भैया, ये क्या है, आवर्त सारिणी है। ठीक है, अच्छा एक चीज समझो, एक मित्र कह रहा था कि ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब देखो, अगर हम बात करें तो आवर्त सारिणी में जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि दो प्रकार से तत्वों को अरेंज किया गया। एक तो ये जो लंबे हिस्से दिख रहे हैं आपको, ये समूह कहलाते हैं। जैसे ये पहला समूह हो गया, ये मेरे मित्र दूसरा समूह हो गया, ये तीसरा समूह हो गया, ये चौथा समूह हो गया, और ऐसे करते करते हमारे पास कितने समूह हैं, 18 समूह हैं। ये 18वां समूह हो गया जिसमें हमारी अक्रिय गैसें विद्यमान है, जिसमें अक्रिय गैसें विद्यमान हैं। ये कौन सा समूह होगा मेरे भाई, 18 समूह होगा। ठीक, 18 समूह है, 1 2 3 4 फिर 5 6 7 8 9 10 11 12 करते हुए 18 समूह हैं। ठीक, इनको हम क्या कहेंगे, जो वर्टिकल है यानी कि ऊर्ध्वाधार हैं, ये क्या हैं, समूह हैं। ठीक है मेरे भाई, जो ऊर्ध्वाधार हैं, ऊर्ध्वाधार हैं यानी कि वर्टिकल हैं, इनको हम क्या कहेंगे, इनको क्या कहेंगे, ग्रुप्स कहेंगे। ठीक है बाबूजी, हाँ या ना, इनको क्या कहेंगे, ग्रुप्स कहेंगे। ठीक, अच्छा अब ध्यान से देखो मेरे मित्र, एक ये रो है, एक दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठी, ये सातवीं, यानी कि जो हॉरिजेंटल दिख रहा है आपको ये सिस्टम, अगर हम इसको देखें तो ये क्या है, एक क्षैतिज रूप है। ठीक है भैया, ये क्या है, क्षैतिज रूप है। ऊर्ध्वाधार क्या होगा, ये ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक, और जब हम दाएं से बाएं बढ़ेंगे तो क्षैतिज रूप में जाएंगे। तो ये जो क्षैतिज रूप है मेरे भाई, क्षैतिज रूप क्या कहलाएगा, आवर्त कहलाएगा। क्षैतिज रूप यानी कि क्षैतिज रूप, हॉरिजेंटल जो होगा वो क्या कहलाएगा मेरे दोस्त, हॉरिजेंटल जो होगा ये रोज कहलाएंगी, यानी कि आवर्त कहलाएंगी। एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनना। ठीक, आवर्त कहलाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर किस समूह में कौन सा ब्लॉक रखा गया है, किस ब्लॉक में कौन सा समूह आता है। ध्यान से देखो, अगर हम बात करें तो ये जो पहले के दो हिस्से दिख रहे हैं, हाइड्रोजन और बेरिलियम वाले, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये पहला समूह हो गया। दूसरा समूह क्या हुआ, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। इन दोनों को हमने क्या कहा मित्र, इन दोनों को हमने कहा एस ब्लॉक। क्या कहा, एस ब्लॉक, यानी कि जो आवर्त सारिणी में सबसे बाईं तरफ है वो ब्लॉक कौन सा कहलाएगा, एस ब्लॉक कहलाएगा। ठीक है मेरे भाई, एस ब्लॉक कहलाएगा। देखो मैं लिख देता हूं आगे, समूह 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 1 एवं 2, 1 एवं 2 को क्या कहा गया, एस ब्लॉक कहा गया। क्या कहा गया मेरे भाई, एस ब्लॉक कहा गया। ठीक है भैया,
एस ब्लॉक। देखो ध्यान से समझो, यानी कि समूह क्या हो गया, ग्रुप हो गया। अंग्रेजी वाले भी समझ लें, ग्रुप 1 एंड 2 को क्या कहा गया, एस ब्लॉक कहा गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक, ध्यान से देखिए, 1 और 2 को क्या कहा हमने, एस ब्लॉक कहा। ठीक गुरुजी, इसको याद कैसे करें? देखो मेरे भाई देखो योगेश मेरे दोस्त, पहली चीज तो इसको याद करना ही नहीं है। याद करोगे तो कभी याद नहीं कर पाओगे, स्वाभाविक सी बात है, माइंड की एक कैपेसिटी है ना, और रटने का कोई मतलब नहीं है। एक भी परमाणु भार ऊपर नीचे हो गया दिक्कत हो जाएगी। इसको क्या करो, जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ने बैठो हमेशा अपने साथ में रखो। जब बार बार देखोगे ना तो अपने आप जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास अपने आप माइंड में याद हो जाएंगे। ठीक है भैया, याद रटो मत पीरियोडिक टेबल को। ठीक है भैया, यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों ग्रुप क्या कहलाएंगे, एस ग्रुप कहलाएंगे। ठीक, यहां तक कोई समस्या? चलिए अब हम बात करते हैं, इधर अगर हम बात करें 13 से लेकर 18 समूह तक, 13 से लेकर 18 समूह तक, यानी कि 13 ग्रुप से लेकर 18th ग्रुप तक, ये क्या कहलाएंगे मेरे भाई, ये कहलाएंगे पी ब्लॉक। क्या कहलाएंगे मेरे भाई, क्या कहलाएंगे? कौन सा समूह? 13 से लेकर 18 तक, 13 से लेकर 18 तक ग्रुप 13 to 18, ये क्या होगा मेरे भाई, पी ब्लॉक होगा। ठीक है दोस्त, कोई समस्या? यानी कि समूह 13 से लेकर 18 तक, 13 से लेकर 18 तक पी ब्लॉक होगा। ठीक, अच्छा गुरुजी, अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखो। अब भैया ये वाले का भी नामकरण हो गया, ये वाले का भी क्लियर हो गया। अब बीच में आता है मेरे भाई 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 12 तक, यानी कि ये वाला सीन। अब 3 से लेकर 12 तक मेरे भाई अगर हम देखेंगे तो 3 से लेकर 12 तक जो समूह है, यानी कि समूह 3 से लेकर 12 तक, देखो एक एक चीज मैं रिटन फॉर्म में दे रहा हूं आपको, नहीं तो मैं ओरली पीरियोडिक टेबल में भी बता देता, लेकिन आप यहां से समझो, एक एक कॉन्सेप्ट को समझो। समूह 3 से लेकर 12 तक ये क्या कहलाएगा मेरे भाई, डी ब्लॉक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डी ब्लॉक कहलाएगा। कोई समस्या? ठीक, अच्छा अगर हम देखें तो मेरे भाई आपको अब एक चीज दिख रही होगी कि ये तो हो गया एस ब्लॉक, ये हो गया पी ब्लॉक, ये हो गया डी ब्लॉक। अब एक नीचे भी ब्लॉक बच रहा है जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की सीरीज, यानी कि लेंथेनाइड श्रेणी और एक्टिनाइड श्रेणी को दर्शाता है। नीचे है ना भाई, ये देखो ये वाला, ये कौन सा ब्लॉक है? देखो तो इसको भी हम लिख लेते हैं, यानी कि लेंथेनाइड, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड, एक्टिनाइड ये किस में आएंगे मेरे भाई? सबसे नीचे के तत्व जो हैं, सबसे नीचे के तत्व जो हैं ये किस में आएंगे? ये आएंगे एफ ब्लॉक में। किस में आएंगे मेरे भाई? एफ ब्लॉक में। ठीक है गुरुजी। अच्छा, इस श्रेणी के तत्वों को क्या कहा जाता है? इस श्रेणी के तत्वों को ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। ठीक है भैया, ट्रांजिशन एलिमेंट अर्थात संक्रमण तत्व भी इनको कहते हैं। ठीक है भैया, संक्रमण तत्व भी इनको कहा जाता है। अच्छा गुरुजी, डी ब्लॉक वाले को हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक वाले को भी हम संक्रमण तत्व ही कहते हैं, यानी कि इनको भी ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए पेपर में कि संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट किस किस में पाए जाते हैं, तो ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में पाए जाते हैं। ठीक है भैया, कोई समस्या यहाँ तक? चलिए अब हम देखते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, एटॉमिक रेडियस के कॉन्सेप्ट को, और उसके आधार पर बात करते हैं। देखो जैसा कि आपको पीरियोडिक टेबल स्पष्टली दिख रही होगी मेरे भाई, तो पीरियोडिक टेबल में बाईं ओर से दाईं ओर जब हम बढ़ते हैं, यानी कि
पहले ग्रुप से 18वें ग्रुप की ओर जब बढ़ते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है, घटती है। ध्यान से सुनिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेरे मित्र जब हम बाएं से दाएं बढ़ते हैं, क्या करते हैं भाई, बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो परमाणु त्रिज्या जो होगी वो घटेगी। परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। ठीक, अच्छा, जब परमाणु त्रिज्या घटेगी तो परमाणु का आकार भी घटेगा। स्वाभाविक सी बात है भैया, ये एक परमाणु है जिसकी त्रिज्या R1 है और एक ये परमाणु है जिसकी त्रिज्या R2 है। तो आपको क्लियरली पता चल रहा है कि R1 बड़ा है किससे, R2 से। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो परमाणु होगा R1 वाला उसका आकार बड़ा होगा और जो R2 वाला परमाणु होगा उसका आकार छोटा होगा। यानी कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। एटॉमिक रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है भैया, घटेगी एटॉमिक रेडियस। कोई समस्या यहां तक, बोलो, यहां तक कोई समस्या किसी को? ठीक, हिंदी में भी तो लिखा है यार, जब हम बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो परमाणु त्रिज्या घटेगी। अनिल कुमार जी देखो तो महाराज, हिंदी में भी लिखा हुआ है, अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। हाँ सर जी, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक भी बता दीजिए। देखिए, अगर हम बात करें, देखो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को क्या कहते हैं। देखो, एस ब्लॉक में होते हैं धातु यानी कि मेटल्स होते हैं और पी ब्लॉक में होते हैं अधातु यानी कि नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को हम धातु और अधातु के नाम से जानते हैं, यानी कि जिन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बेस पर हम इनको जानते हैं। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है? दूसरा कॉन्सेप्ट मेरे भाई ये कहता है, देखो बाएं से दाएं बढ़ने पर परमाणु त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। ठीक, अब आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का साइज क्या होता है? अगर हम देखें तो हाइड्रोजन का मेरे मित्र साइज कई बार पेपर में पूछा गया है ना, कई बार हाइड्रोजन का साइज पूछा गया है। हाइड्रोजन का आकार क्या होता है? देखो, अगर हम हाइड्रोजन के आकार के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन का आकार होता है मेरे दोस्त 37 पिकोमीटर। कितना होता है? 37 पिकोमीटर। अच्छा गुरुजी, 37 पिकोमीटर का मतलब क्या हुआ? देखो, नैनोमीटर में 10 की घात 9 चलती है माइनस की, और अगर हम एंगस्ट्रॉम की बात करें तो उसमें घात चलती है 10 की घात -10। अगर हम पिकोमीटर की बात करें तो मेरे मित्र यहाँ पर घात चलेगी 37 × 10 की घात -12 मीटर। ये क्या है? ये हाइड्रोजन के एक परमाणु का आकार है। ये हाइड्रोजन के एक परमाणु का आकार है कितना? 37 × 10 की घात -12। ठीक है भैया। रामनिवास बघेल जी कह रहे हैं एफ ब्लॉक को दोबारा बता दो। रामनिवास बघेल जी, एफ ब्लॉक जो है ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज हैं और इसको एफ ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। एफ ब्लॉक सबसे नीचे पाए जाते हैं, जिसमें लैंथियम, सेरेनियम, पैरासोडियम, नियोडियम, प्रोमेथियम आदि तत्व पाए जाते हैं। ठीक है भैया। विपिन कुमार कह रहे हैं ट्रिक भी बताओ। सबसे बड़ी ट्रिक मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं कि आप जब भी केमिस्ट्री पढ़ने बैठो हमेशा पीरियोडिक टेबल साथ में लेकर बैठो, तो जो भी तत्व होंगे उनके सारे परमाणु भार और सारे परमाणु क्रमांक दोनों चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है मेरे भाई, इस चीज को विशेष ध्यान रखो। अगर आप याद करने के चक्कर में पड़ोगे मेरे भाई, ये कक्षा 10 का एग्जाम नहीं है जो आप याद कर लोगे तो नंबर मिल जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप स्वाभाविक से सोचो यार, 118 तत्व हैं, 118 तत्व में आप कितनों के एटॉमिक द्रव्यमान याद रखोगे? सीधी सी बात है। जब आप इसको रखोगे सामने, कोई रिएक्शन आ रही है, कोई अभिक्रिया आ रही है, तो उसमें देखा हाँ भैया इसका परमाणु भार इतना है। जब बार बार आप देखोगे ना तो वो सारी चीजें अपने आप माइंड में फीड हो जाएंगी। ठीक है भैया, कोई समस्या? यहाँ तक दिक्कत हो गई? क्लियर हो गया? ठीक, चलिए। अच्छा, अब देखो
अच्छा, एक मित्र पूछ रहे हैं सर संक्रमण एलिमेंट क्या होता है। देखो, संक्रमण एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में अभी हम आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी कि धातु और अधातु। वहाँ पे बहुत विस्तार से पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन में इनमें क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या अभिविन्यास होता है, किस कारण ये संक्रमण तत्व कहे जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, थोड़ा सा धैर्य तो रखो, बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। ठीक है मेरे भैया, यहाँ क्लियर हो गया। अच्छा, अब मेरे मित्र अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बात होगी धात्विक और अधात्विक गुणों के बारे में। देखो, यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि बाएं साइड में एस ब्लॉक में जो है ये सारे कौन से धातु हैं, ये सारे धातु हैं, मेटल्स हैं। लिथियम भी धातु है, सोडियम भी धातु है, पोटेशियम भी धातु है, इधर बेरिलियम भी धातु है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारी क्या हैं, धातुएं हैं। तो अगर हम मेरे मित्र देखें तो एक पॉइंट को जरा सा ध्यान रखिएगा कि जब हम बाएं से दाएं बढ़ते हैं, क्या बढ़ते हैं, जब बाएं से दाएं बढ़ते हैं, बाएं से दाएं बढ़ते हैं, दाएं बढ़ते हैं, तो आध्यात्मिक गुण जो होता है वो ज्यादा बढ़ता है। तो आध्यात्मिक गुण, आध्यात्मिक गुण, आध्यात्मिक गुण बढ़ता है। ठीक है भैया, बिल्कुल गुरुजी, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो इसको ध्यान से समझेंगे, क्या होगा मेरे भाई, यानी कि लेफ्ट टू राइट जब हम बढ़ते हैं, लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं, तो क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा, मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा, मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा मेरे भाई, ये डिक्रीज करेगा। ठीक है भैया, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। इसका रीजन क्या है, कोई बता सकता है? नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, बढ़ेगा। इसका रीजन आप में से जो बता देगा उसको 10 रुपए का इनाम मेरी तरफ से। ठीक है भैया, 10 रुपए का इनाम है। ऐसा क्यों हो रहा है जरा बताओ। जब हम बाएं से दाएं बढ़ेंगे तो आध्यात्मिक गुण बढ़ेगा, यानी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ऐसा हो क्यों रहा है, जरा आप बताइए कमेंट करके, जो भी छात्र बताए क्यों ऐसा हो रहा है कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है। ऐसा रीजन क्यों हो रहा है, जरा सोचो, आप बोलो, जल्दी बताओ, ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, नहीं मालूम सर जी, देखो ध्यान से समझो क्यों हो रहा है ऐसा, है ना, कारण समझो। विज्ञान में अगर कोई चीज रटनी पड़े तो क्या मतलब है विज्ञान पढ़ने का। ठीक है मेरे भाई, विज्ञान में अगर कोई चीज रटनी पड़े तो विज्ञान पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण समझो। देखो, इलेक्ट्रॉन जो होता है सबसे ज़्यादा डोनेट किया जाता है मेटल्स के द्वारा। जो धातुएं होती हैं वो इलेक्ट्रॉन का सबसे ज़्यादा दान करती हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, दान करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना था, 19 था, तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम बहुत जल्दी डोनेट करता है स्टेबल होने के लिए। ठीक है मेरे भाई, ठीक, जो धातुएं हैं वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करती हैं, ठीक, और अधातुएं जो होती हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को उधार लेते हैं, यानी कि नॉन मेटल्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या लेंगे मेरे भाई, उधार लेंगे, यानी कि एक्सेप्ट करेंगे। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि धातुएं जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लेने वालों की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे आध्यात्मिक गुण भी बढ़ेगा। भैया, अधातुएं क्या कर रही हैं, इलेक्ट्रॉन ले रही हैं, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन लेने वालों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा मेरे भाई, धातुओं के आध्यात्मिक गुण का निर्माण होगा, यानी कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक, अच्छा, एक चीज और समझो, यहाँ तक की तो बात हो गई, यहाँ तक की तो बात हो गई। अगर हमने यहाँ से निष्कर्ष निकाला तो क्या निकाल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के कारण ये धात्विक और आध्यात्मिक कैरेक्टर डेवलप हो रहे हैं, यानी कि ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। क्लियर हो गई बात। अच्छा,
अब मेरे मित्र बात आती है रिएक्टिविटी की, यानी कि अभिक्रियाशीलता की। किसकी बात आती है? रिएक्टिविटी की, यानी कि अभिक्रियाशीलता की। ठीक है भैया, अभिक्रियाशीलता की बात आती है। देखो यहां पर एक चीज को समझना, अगर हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, कहां से? टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। ठीक है भैया, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, कहां पे? आवर्त सारिणी में ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तब अभिक्रिया यहां पर क्या होगी? तो अभिक्रिया घटेगी। क्या होगी मेरे भाई? अभिक्रिया घटेगी। ठीक है भैया, कोई समस्या? अभिक्रिया घटेगी, यानी कि रिएक्टिविटी जो होगी वो घटेगी, रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। ठीक है गुरुजी, कोई समस्या नहीं हमको। ठीक, अच्छा और जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, यानी कि दाएं से बाएं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो हमारी अभिक्रिया यानी कि हमारी रिएक्टिविटी क्या होगी? ये फिर भी घटेगी, रिएक्टिविटी घटेगी। ठीक है भैया, कोई समस्या? जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब भी रिएक्टिविटी घटेगी, और जब राइट टू लेफ्ट जाएंगे तब भी रिएक्टिविटी घटेगी, है ना? धीरज कटारिया जी कह रहे हैं गुरुजी थोड़ा धीरे चलो। बहुत धीरे चल रहे हैं मेरे भाई, बहुत धीरे है ये। ठीक है दोस्त, ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, कोई समस्या? डन है रिएक्टिविटी। अब इस चीज को ऐसे समझ लो यार, ये देखो, अगर हम देखेंगे तो लिथियम मोस्ट रिएक्टिव है, सोडियम उससे कम रिएक्टिव, पोटेशियम उससे कम रिएक्टिव, और जैसे जैसे हम नीचे की ओर आएंगे अभिक्रियाशीलता बहुत घटती जाएगी, नंबर घटता जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे मित्र। इसके बाद अब बात आती है आयनिक विभव के बारे में। किसके बारे में बात आती है? आयनिक विभव, यानी कि आयनिक पोटेंशियल। ध्यान से समझो, आयनिक पोटेंशियल। देखो एक बात मैंने आपको बताई थी, आयनिक पोटेंशियल यानी कि आयनिक विभव जिसको कहा जाता है। देखो एक बात मैंने आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताई थी। क्या बताई थी भैया? बात ये थी कुछ, अगर आप ध्यान से समझोगे तो कोई भी परमाणु है उसके ऊपर आयंस होते हैं, आयंस यानी कि जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक, अच्छा, ये आयन जो होते हैं इनमें जो ट्रांसफर की क्षमता होती है, स्थानांतरण की जो क्षमता होती है, या चार्जिंग की, नीचे से ऊपर जाओगे तो अभिक्रिया बढ़ेगी, बिल्कुल। ऊपर से नीचे जाओगे तो अभिक्रिया घटेगी भैया। ऊपर से नीचे जाओगे तो अभिक्रिया घटेगी, नीचे से ऊपर जाओगे तो बढ़ेगी, स्वाभाविक सी बात। ठीक है, ठीक। आयनिक विभव यानी कि जो परमाणु के ऊपर आयन होते हैं उनका जो विभव होता है, विभव आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, पोटेंशियल यानी कि कार्य करने की क्षमता, ठीक है, बटे आवेश। कार्य करने की क्षमता बटे आवेश क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। तो अगर हम आयनिक विभव के बारे में बात करें तो आयन के कार्य करने की क्षमता बटे आवेश क्या कहलाएगा? आयनिक विभव कहलाएगा। क्या कहेगा? आयन के कार्य करने की क्षमता, आयन, ध्यान से समझो, आयन के कार्य करने की क्षमता, कार्य की क्षमता बटे आवेश, बटे भैया आवेश। ठीक, ये क्या कहलाएगा? आयनिक विभव कहलाएगा। ठीक है गुरुजी, कोई समस्या नहीं। अच्छा, एक चीज और समझो, अगर हम बात करें तो ये आयनिक विभव जो होगा मेरे भाई, आयनिक विभव जो होगा ये क्या होगा मेरे भाई? जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, आयनिक विभव जो होगा ये जब हम बाएं से दाएं ओर चलेंगे, यानी कि लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जब हम बढ़ेंगे तो मेरे मित्र आयनिक विभव क्या होगा? आयनिक पोटेंशियल जो होगा ये क्या होगा? बढ़ेगा। आयनिक पोटेंशियल यानी कि आयनिक विभव जो होगा ये क्या होगा? बढ़ेगा मेरे मित्र। आयनिक विभव क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है गुरुजी, कोई समस्या नहीं हमको।
ठीक है दोस्त। अच्छा अब लेफ्ट टू राइट गए तो आयनिक विभव क्या हुआ, बढ़ा, और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनिक विभव क्या होगा, घटेगा। आयनिक विभव घटेगा कहाँ, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, यानी कि टॉप टू बॉटम आएंगे। टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जब हम आएंगे तो आयनिक विभव क्या होगा, घटेगा। आयनिक विभव क्या होगा, घटेगा। ठीक है भैया, आयनिक विभव क्या होगा, घटेगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो घटेगा, और लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आयनिक विभव बढ़ेगा। ठीक, ये तो बात हो गई आयनिक विभव की। अब बात आती है इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी की, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। ठीक है भैया, देखो अगर हम बात करें तो मेरे मित्र यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आप, क्या होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है। ठीक है भैया, देखो जैसे कोई एक तत्व जो कि न्यूट्रल है यानी कि उदासीन है, उदासीन तत्व में जब हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे, आवेश डालेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी यानी कि ऊर्जा उत्पन्न होगी। मान लिया कि ये एक परमाणु है, ये कैसा परमाणु है मेरे भाई, उदासीन है। ठीक, अब जब हमने इसमें क्या किया, इलेक्ट्रॉन रखा यानी कि इलेक्ट्रॉन डाला, तो इसमें क्या उत्पन्न होगी, ऊर्जा उत्पन्न होगी यानी कि एनर्जी उत्पन्न होगी। तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। ठीक है, ध्यान से समझिए। अगर मैं लिखूं तो उदासीन तत्व में, उदासीन तत्व में इलेक्ट्रॉन डालने पर उत्पन्न ऊर्जा जो होगी मेरे भाई, उत्पन्न ऊर्जा जो होगी उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। ठीक है भैया, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहेंगे। ठीक, यानी कि अगर हम बात करें पुटिंग इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम रिलीजेस एनर्जी, तो इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहेंगे। ठीक है भैया। अच्छा गुरुजी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका सिस्टम क्या है, देखो ध्यान से सुनना इसको। अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाएं से दाएं चलने पर, यानी कि जब हम कहाँ करेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट चलेंगे, यानी कि बाएं से दाएं जब चलेंगे, बाएं से दाएं जब चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, बढ़ेगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, बढ़ेगी। ऐसा क्यों हुआ, इसका भी कारण सुनो। बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्यों बढ़ी, क्योंकि देखो जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो हमको क्या मिलेंगे, ज़्यादातर अधातुएं मिलेंगी। जब हम दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेंगी, अधातुएं मिलेंगी, और अधातुओं के पास होगी इलेक्ट्रॉन की कमी। जब हम उसमें इलेक्ट्रॉन रखेंगे तो स्वाभाविक सी बात है वो ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा ऊर्जा क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। इसलिए इलेक्ट्रॉन की एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन की बंधुता क्या होगी, बाएं से दाएं ओर चलने पर बढ़ेगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जबकि ऊपर से नीचे आने पर, टॉप टू बॉटम में क्या होगा बाबूजी, टॉप टू बॉटम यानी कि ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी, घटेगी। इलेक्ट्रॉन बंधुता घटेगी। जितना मटेरियल मैं आपको कंटेंट में दे रहा हूँ ना, इससे मेरे भाई एक भी प्रश्न रेलवे में बाहर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या यहाँ तक, कोई दिक्कत? ठीक है मेरे भाई। और फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे मैसेज जरूर डाल दिया करो। देखो यहाँ पर इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं कि आपका मैसेज आते ही ऊपर निकल जाता है।
है ना। अगर नज़र पड़ जाती है तो ज़रूर उत्तर मिल जाता है, लेकिन नहीं मिलता है तो आप ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम पे डाल दिया करो, बिल्कुल आपको उत्तर मिलेगा। ठीक है दोस्त, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद में अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ऑक्साइड्स के बारे में, यानी कि नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की बारे में बात करेंगे। ठीक है भैया, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। देखो भाई, ऑक्साइड्स क्या होती हैं? ऑक्साइड यानी कि ऑक्साइड की प्रकृति। अब मेरे भैया एक चीज जानते होगे तुम, ऑक्साइड की प्रकृति। ठीक है भाई, ऑक्साइड की प्रकृति, ऑक्साइड बनती कैसे? सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये आता है हमारे सामने कि ऑक्साइड बाबूजी बनती कैसे है। किसी भी धातु या अधातु के साथ, कोई भी, चाहे वो धातु हो चाहे अधातु हो, जब ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि किसी भी तत्व के साथ, किसी भी तत्व चाहे वो क्या हो, चाहे धातु हो, चाहे धातु हो या अधातु हो। ठीक है भाई, इसके साथ जब ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन क्या करेगा? अभिक्रिया करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है गुरुजी, अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। अब इनकी प्रकृति क्या होगी, बस इसको समझ लो, चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा। ठीक है भैया, द्रव्यमान संख्या में क्या होता है? अटल कुमार पटवा पूछ रहे हैं। द्रव्यमान संख्या में मेरे भाई एक चीज याद रखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्याओं का योग जो होता है वो द्रव्यमान संख्या कहलाती है। इससे पहले मैंने ये आपको पढ़ाया हुआ है। ठीक है भैया, कोई समस्या? एग्जाम में कैसे सवाल पूछे जाएंगे सर जी? अमित जी पूछ रहे हैं, तो मेरे भाई उसी के लिए PYQ आएगा शाम को 6:30 बजे, रोज होता है। वहां पर आपको पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो PYQ की क्लास में रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल जरूर आना अमित जी, वहां पे क्वेश्चन कराए जाएंगे, वहां पे मैं कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाता। ठीक है भैया, चलिए, यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो इंग्लिश वाले बच्चों के लिए क्या लिखूंगा? ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद मेटल्स और नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल टू फॉर्म ऑक्साइड। ठीक है भैया, अच्छा, जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होंगी, यानी कि जो धातुओं की ऑक्साइड होंगी, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, जो मेटेलिक ऑक्साइड होंगी, यानी कि धातुओं की ऑक्साइड जो होंगी, धातुओं की ऑक्साइड जो होंगी, ये कैसी होंगी? ये क्षारीय प्रकृति की होंगी। ये कैसी होंगी? क्षारीय प्रकृति की होंगी, यानी कि बेसिक होंगी। कैसी होंगी? बेसिक नेचर में होंगी। ठीक, धातु किस में पाए जाते हैं? मुख्यतः S ब्लॉक में पाए जाते हैं, यानी कि S ब्लॉक की जो भी ऑक्साइड होगी वो क्या होगी? क्षारीय होगी, यानी कि बेसिक होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो उदाहरण हम लिख सकते हैं Na2O और कैल्शियम ऑक्साइड एटसेट्रा। ठीक है भैया, सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, इन सारी किस प्रकार की धातु होंगी? क्षारीय होंगी। ठीक है भैया, अच्छा, अब देखिए नॉन मेटेलिक, यानी कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होंगी, यानी कि अधातु की ऑक्साइड जो होगी मेरे मित्र, वो कैसी होगी? अम्लीय होगी, यानी कि एसिडिक होगी। ठीक है मेरे भाई, यानी कि अगर हम बात करें तो P ब्लॉक की जो होगी धातुएं, ये कैसी होंगी? अम्लीय होंगी। एग्जाम्पल अगर हम बात करें B2O3, कार्बन डाइऑक्साइड को आप ले लो, एटसेट्रा। ठीक है भैया, जो अधातु होंगे उनकी क्षारीय क्या होगी? उनकी ऑक्साइड अम्लीय होंगी, एसिडिक होंगी। अच्छा गुरुजी, अब बात आ गई P ब्लॉक, S और P ब्लॉक के बारे में तो बात हो गई, D और F ब्लॉक का क्या सीन है? तो देखो मेरे भाई, अगर तो D ब्लॉक की जो भी ऑक्साइड होंगी, D ब्लॉक की ऑक्साइड
क्या होंगी मेरे भाई? ऑक्साइड। ये क्या होंगी? एम्फोटेरिक होंगी। एम्फोटेरिक होंगी, अर्थात एम्फोटेरिक का मतलब क्या होंगे? ये एसिडिक के साथ साथ बेसिक भी होंगी। कुछ एसिडिक होंगी और कुछ बेसिक होंगी, यानी कि कुछ अम्लीय होंगी और कुछ क्षारीय होंगी। कुछ अम्लीय होंगी और कुछ क्षारीय होंगी। ठीक है भैया, दोनों प्रकार की होंगी। कौन सी? डी ब्लॉक वाली। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है भैया, यहां तक कॉन्सेप्ट होता है आपका क्लियर, और यहाँ पर हम टॉपिक को कंप्लीट करेंगे आपके लेवल पर। यहाँ पर समाप्त होता है ये टॉपिक। ठीक है भैया, यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है और कल हम पढ़ेंगे एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट। आपके 2 या 3 चैप्टर बचे हुए हैं बस। एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट, यानी कि अम्ल, क्षार और नमक पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ेंगे? अम्ल, क्षार और नमक। ठीक है भैया, कोई समस्या? कल इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ के आइएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन लेवल के बनते हैं। अच्छा, आज आपको क्या करना है? 6:30 बजे साइंस का प्रैक्टिस सेट चलेगा। किसका प्रैक्टिस सेट चलेगा बाबूजी? साइंस का प्रैक्टिस सेट चलेगा। किसके लिए? रेलवे के लिए प्रैक्टिस सेट चलेगा। कहाँ पर? कहाँ पर चलेगा? रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। लिख के दे दिया मैंने, अब इससे ज़्यादा और क्या लोगे? रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर आ जाना, वहाँ पर देखना क्या लेवल है आपका, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भैया, आज के लिए इतना ही मेरे मित्र। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। सभी को मेरा राम राम, नमस्कार और धन्यवाद। आशा करता हूँ कि क्लास आपको शानदार लगी होगी, एक एक चीज़ समझ में आई होगी। मुलाकात करते हैं कल फिर से 11 बजे की क्लास में। किस चैप्टर के साथ? एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के साथ। शाम को जरूर आइएगा प्रैक्टिस सेट में, रोजगार विद अंकित यूट्यूब चैनल पर। साइंस का प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें हम ALP, RRB ग्रुप डी और NTPC के क्वेश्चन कवर करेंगे। धन्यवाद मेरे दोस्त, नमस्कार, जय हिंद।